नमस्कार, मैं पवन कुमार यादव, प्रवक्ता रसायन विज्ञान, जैन इंटर कॉलेज करहल मैनपुरी। कक्षा 11 रसायन विज्ञान के अध्याय 2 परमाणु संरचना के अध्ययन के लिए आप सबके बीच प्रस्तुत हूं। हम लोगों ने परमाणु संरचना के पिछले व्याख्यानों में परमाणु की संरचना से संबंधित सभी तथ्यों को विस्तार पूर्वक पढ़ा और समझा। पिछले व्याख्यान में हमने अफबाउ के नियम के आधार पर तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाने के सिद्धांत को सीखा और हमने जाना कि तत्व के परमाणु में नाभिक के चारों ओर कोषों में पाए जाने वाले कक्षकों में किस प्रकार इलेक्ट्रॉन वितरित होते हैं और इन वितरण के आधार पर हम कैसे जानेंगे कि कक्षकों का स्थायित्व क्या है, कौन से कक्षक अधिक स्थायी होते हैं और कौन से कक्षक कम स्थायी होते हैं। अर्थात कक्षकों के स्थायित्व से संबंधित अध्ययन हम आज के इस व्याख्यान में करेंगे। साथ ही हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर क्वांटम संख्याओं के निर्धारण का अध्ययन आज के इस व्याख्यान के अंतर्गत हम करेंगे। देख लेते हैं बिंदुवार कि आज के शिक्षण बिंदु क्या हैं। अर्धपूरित व पूर्ण पूरित कक्षकों का स्थायित्व। दूसरा, तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में हम धनायनों और ऋणायनों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को बनाना सीखेंगे। साथ ही हम सीखेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से क्वांटम संख्याओं का निर्धारण कैसे किया जाता है। परमाणु संरचना के व्याख्यान 8 में आइए हम अध्ययन करते हैं सबसे पहले अर्धपूरित एवं पूर्ण पूरित कक्षकों के स्थायित्व का। हम जानते हैं कि अर्धपूरित कक्षक वे कक्षक होते हैं जो उन उपकोषों के कक्षक हैं जिनमें सभी कक्षकों में एक एक इलेक्ट्रॉन होता है। उदाहरण के लिए P3, D5, F7। अर्थात किसी कोष के जब सभी कक्षकों में एक एक इलेक्ट्रॉन होता है तो उसे हाफ फिल्ड अर्धपूरित कक्षक कहते हैं। और पूर्ण पूरित का अर्थ है किसी उपकोष के सभी कक्षक जब पूर्णतः भरे होते हैं, अर्थात कक्षकों में दो दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो उसे हम पूर्ण पूरित कक्षक कहते हैं। तो हमारा P3 क्या कहलाएगा? अर्धपूरित। इसी प्रकार D5 कहलाएगा अर्धपूरित। इसी प्रकार F7 क्या कहलाएगा? अर्धपूरित। और पूर्ण पूरित के लिए क्या कहलाएंगे? उसी के P6, जब P के तीनों कक्षकों में दो दो इलेक्ट्रॉन होंगे तो वह फुल फिल्ड होगा, पूर्ण पूरित होगा तो P6। और D10 ये पूर्ण पूरित है और F14 ये भी पूर्ण पूरित है। इन कक्षकों के स्थायित्व के क्या कारण हैं आज के इस हम टॉपिक में अध्ययन करेंगे। तो पहले ये जान लेते हैं कि P3 अर्धपूरित क्यों है। पिछले व्याख्यानों में हम अध्ययन कर चुके हैं हुंड के नियम के अनुसार किसी उपकोष के सभी कक्षकों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिकतम होती है और उनके चक्कर समदिश होते हैं। अर्थात यहां सममितता प्रमुख कारण है कक्षकों के स्थायित्व की। सममित होने का इलेक्ट्रॉन पहले प्रयास करते हैं। कारण क्या है? जैसे P3 को हम देखते हैं यहां पर कि P3 में किस प्रकार इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। देखिए P3 में 3 कक्षक होंगे, Px, Py, Pz। तो पहला इलेक्ट्रॉन ये है। दूसरा इलेक्ट्रॉन यहां स्पेस होने के बाद भी यहां नहीं भरा जाएगा, अगले में जाएगा। इसका कारण अंतरा इलेक्ट्रॉनिक प्रतिकर्षण भी है। तो कक्षकों के अर्धपूरित कक्षकों के स्थायित्व का एक प्रमुख कारण अंतरा इलेक्ट्रॉनिक प्रतिकर्षण भी है, क्योंकि समान आवेश इलेक्ट्रॉनों में होने के कारण यह इलेक्ट्रॉन यहां ना होकर के अगले कक्षक में जाना ज्यादा पसंद करता है। अर्थात वह युग्मन नहीं करता, पहले अयुग्मित होकर के भरना पसंद करता है। कारण अंतरा इलेक्ट्रॉनिक प्रतिकर्षण। तो तीसरा इलेक्ट्रॉन ये आएगा। ये P3 का इलेक्ट्रॉनों का बढ़ाव है, वितरण है कक्षकों में। तो ये कहलाएगा हाफ फिल्ड, क्योंकि ये भी अधूरा है। तीनों जगह जो मैंने डॉट लगाए हैं यहां इलेक्ट्रॉन आ सकते थे, परंतु ये अर्धपूरित व्यवस्था है। तो इस अर्धपूरित कक्षकों के स्थायित्व का सबसे पहला प्रमुख कारण है कि इनमें इलेक्ट्रॉनों का घनत्व का वितरण जो है वो सममित हो जाता है। तो पहला पॉइंट निकल के आता है, इलेक्ट्रॉनों का सममित वितरण अर्धपूरित व पूर्ण पूरित कक्षकों के स्थायित्व का प्रमुख कारण है। तो क्या हुआ कारण कि अगर हम P3 को देखें तो P3 में इलेक्ट्रॉनों का वितरण जैसा कि ऊपर बताया गया है इस प्रकार होगा। कैसे होगा? एक एक इलेक्ट्रॉन सभी कक्षक में आ जाएंगे, 1 1 1। तो ये हाफ फिल्ड हो गया। इसी प्रकार अगर हम D5 में बनाएं तो D5 के लिए हम 5 कक्षक बनाएंगे। कितने बनाएंगे? 5 कक्षक बनाएंगे और पांचों कक्षकों में अंतरा इलेक्ट्रॉनिक प्रतिकर्षण एवं हुंड के नियम के अनुसार पहले समान चक्र के सभी कक्षकों में एक एक इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो ये D5 कैसा कहलाएगा? यह D5 भी अर्धपूरित कहलाएगा। इसी प्रकार अगर हम F7 बनाए तो उसमें 7 कक्षक होते हैं, तो 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 4 5
6 और ये 7वां कक्षक और बनाया जाएगा। 7 कक्षकों में एक एक इलेक्ट्रॉन हुआ। ये हमारा है F7। कौन सा है? F7। तो इस प्रकार ये अर्धपूरित कक्षक हैं जिनमें इलेक्ट्रॉनों का सममित वितरण है, अर्थात इनमें इलेक्ट्रॉनों के चक्कर समान हैं जो कक्षकों को स्थायित्व प्रदान करते हैं। तो हमने दो बातें आज जानी कि इलेक्ट्रॉनों के सममित वितरण के कारण कक्षक स्थायी होते हैं, और दूसरी बात अंतरा इलेक्ट्रॉनिक प्रतिकर्षण के कारण इलेक्ट्रॉन में सममित वितरण होता है, अर्थात पहले अयुग्मित होकर के इलेक्ट्रॉन सभी कक्षकों में एक एक करके भरते हैं, तब युग्मन आरंभ होता है। इसी प्रकार आप देखें, अगर हम P6 करें तो P6 में इलेक्ट्रॉनों का भराव इस प्रकार होगा, उसी को आप D5 F7 भी समझ लेंगे। P6 में कैसे होगा? पहला, दूसरा, तीसरा। ये बहुत ध्यान रखने वाली बात होगी कि आप जान लें P6 का तीसरा इलेक्ट्रॉन कहां है। ये पहचानना बहुत आवश्यक है, क्योंकि इसी से आप क्वांटम संख्याओं का निर्धारण करेंगे, जो आज का हमारा अगला टॉपिक होगा, और इसी से आप अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालना भी आंकिक प्रश्नों के लिए सीखते हैं। तो आप जरूर सीखें कि P6 में इलेक्ट्रॉनों का क्रम क्या है भरने का, और कौन सा इलेक्ट्रॉन कौन सा है। ये पहला इलेक्ट्रॉन, इसको कहेंगे 1 इलेक्ट्रॉन, इसको 2, ध्यान से देखें, इसको 3, ये तीसरा इलेक्ट्रॉन ये है। यदि हम चौथा इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो हम ब्लैक पेन से भरते हैं ताकि कलर चेंज करते हैं। ये चौथा, इस चौथे इलेक्ट्रॉन को 4 यहां लिखा, ये चौथा है, और ये हमारा 5वां है, और ये हमारा 6वां इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉनों की पहचान जरूर करेंगे आप, सीखना, इलेक्ट्रॉनों की पहचान करना जरूर सीखेंगे कि हमारा कौन से नंबर का इलेक्ट्रॉन कौन सा है। तो यहां जो हमारा P6 हुआ, ये फुलफिल्ड है, जो कि एक स्थायी व्यवस्था होती है सममितता के कारण। तो हमने आज सीखा क्या कि इलेक्ट्रॉनों का सममित वितरण अंतरा इलेक्ट्रॉनिक प्रतिकर्षण के कारण होता है, और ये दोनों के कारण अर्धपूरित व पूर्ण कक्षक अन्य कक्षकों की अपेक्षा अधिक स्थायी होते हैं। इसको हम क्रोमियम और कॉपर के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर और अच्छे समझ सकते हैं, क्योंकि अफवाह के नियम के अनुसार पिछले व्याख्यान में हमने सीखा था कि जब हम क्रोमियम और कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाते हैं तो उनके अंतिम कोष का एक s इलेक्ट्रॉन अंतिम से पिछले कोष के d उपकोष में चला जाता है, क्योंकि वहां d उपकोष अर्धपूरित एवं पूर्ण पूरित स्थायित्व को प्राप्त कर लेता है। देखिए उदाहरण के द्वारा और समझ लेते हैं कि 24 क्रोमियम Cr का जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाते हैं तो बनता है 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3 लिखेंगे, माफ कीजिएगा 3 लिखेंगे, इसको या लिखेंगे 3p6 आता है 3s2 के बाद, और फिर आता है 4s2, और अब बचेंगे 3d4। तो आप देखिए यहाँ d4 है, यदि d5 हो जाए तो अर्धपूरित हो जाएगा और व्यवस्था स्थायी हो जाएगी, कक्षक स्थायित्व को प्राप्त करेगा। अतः एक इलेक्ट्रॉन 4s2 वाला यहां चला जाता है, एक इलेक्ट्रॉन। तो विन्यास, वास्तविक विन्यास क्रोमियम का क्या बनता है? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 एंड 3d5, जिसका बढ़ाव इस प्रकार ही होगा। तो ये कक्षक स्थायी हो जाएगा। अगर हम 29 का बनाते हैं बच्चों तो कैसे बनाएंगे? 29 कॉपर 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2, और इसका अपेक्षित विन्यास नियमानुसार होता है 3d9। तो इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन कक्षक को स्थायित्व देने के लिए यहां आ जाता है 3d में 1 इलेक्ट्रॉन यहां आ जाता है, जिस कारण ये इसका अपेक्षित विन्यास कैसा हो जाएगा, वास्तविक विन्यास कैसा हो जाएगा? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, और अब मैं इसको 3 को इकट्ठा करके लिख दे रहा हूं, तो 3d10 और 4s1, तो ये 3d10 हो गया। यहां पर आप देखिए d10 पूरित व्यवस्था, जो यहां नहीं हमने दिखाई है, दिखा देते हैं, माफ कीजिएगा, इस तीर के निशान को मत मानिए, और ये देखिए d10 कैसा होगा देख लेते हैं कि d10 D में 5 कक्षक होते हैं, तो पांचों कक्षकों में पहले इस प्रकार इलेक्ट्रॉनों का भराव होगा, फिर युग्मन आरंभ होगा, और इस प्रकार से युग्मन होकर के 10 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। तो ये D10 की व्यवस्था हो गई। तो इलेक्ट्रॉनों का सममित वितरण कक्षकों को स्थायित्व प्रदान करता है। अगला पॉइंट हम देखेंगे विनिमय ऊर्जा। कक्षकों के स्थायित्व का दूसरा प्रमुख कारण है विनिमय ऊर्जा। किसी उपकोष के विभिन्न कक्षकों में जब समान चक्कर के इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं तो उनकी प्रवृत्ति अपनी स्थिति को विनिमय करने की होती है, और इस विनिमय के कारण निकाय की ऊर्जा कम हो जाती है, क्योंकि
ऊर्जा उत्सर्जित होती है। इस उत्सर्जित ऊर्जा को विनिमय ऊर्जा कहते हैं, अर्थात विनिमय ऊर्जा के कारण कक्षक स्थायित्व को प्राप्त करते हैं। तो हम विनिमय ऊर्जा के आधार पर कक्षकों के स्थायित्व को समझने के लिए एक उदाहरण दे सकते हैं कि अगर हम अर्धपूरित कक्षक दो ले लें, एक D4 ले लें, एक D5 ले लें, एक ले लें D4 और दूसरा ले लें D5, तो D4 व D5 के विन्यास के आधार पर हम उपकोषों के कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों का वितरण करें अगर और उनमें विनिमय को देखें तो समझ लीजिए कैसे हुआ। ये रहा D4 का इलेक्ट्रॉनिक वितरण, जैसा कि आप सीख चुके हैं पहले, एक एक इलेक्ट्रॉन 4 कक्षकों में होगा। तो अब प्रथम इलेक्ट्रॉन ये है, इसका विनिमय किस प्रकार संभव है और इसमें कितने विनिमय संभव हैं, ये एक इलेक्ट्रॉन कितने विनिमय इसमें संभव हैं। तो इसके लिए आप देखिए कि पहले इलेक्ट्रॉन के लिए 3 विनिमय संभव हो सकते हैं। कैसे? एक यहां और एक यहां। पहले इलेक्ट्रॉन के लिए 3 विनिमय संभव हो सकते हैं। अतः दूसरे के लिए देखें कितने होंगे। दूसरा इलेक्ट्रॉन जो है उसके लिए 2 विनिमय संभव हो सकते हैं। ये प्रकार से, तो यहां हम लिख देंगे विनिमय बराबर 3 और यहां लिख देंगे विनिमय बराबर 2। इसी प्रकार तीसरा इलेक्ट्रॉन हमारा पहला ये था, तीसरा इलेक्ट्रॉन हमारा ये है, इसके लिए विनिमय बराबर 1 रहेगा, तो यहां विनिमय बराबर 1। तो अब आप देखिए D4 के लिए कुल विनिमय कितना हुआ संभव, कुल संभव विनिमय कितना है 3 + 2 + 1 = 3 2 5 और 1 6। कितना हुआ 6। अब देखिए, अब हम देखते हैं D5 के लिए। किसके लिए देखते हैं? D5 के लिए। D5 का वितरण इस प्रकार होता है, सभी कक्षकों में एक एक इलेक्ट्रॉन। प्रथम इलेक्ट्रॉन ये है, पहले इसके लिए देखते हैं 1 2 3 और 1 4, तो यहां हो गया 4। इसी प्रकार द्वितीय इलेक्ट्रॉन ये है, इसके लिए 1 2 और 3, तो यहां लिखेंगे 3। इसी प्रकार तृतीय इलेक्ट्रॉन के लिए देखेंगे, ये रहा 1 2, तो यहां लिखेंगे 2। और इसके बाद ये रहा फोर्थ इलेक्ट्रॉन, जिसके लिए 1 विनिमय संभव है, तो हम यहां लिखेंगे 1। अब इसके आधार पर कुल विनिमय यानी D5 में कुल विनिमय जो संभव हैं उनकी संख्या कितनी हुई 4 4 + 3 + 2 और +1, तो इनको जोड़ते हैं 10। तो विनिमय किसमें ज्यादा है? D5 में। अतः D5 कक्षक अधिक स्थायी होगा। अतः D5 कक्षक या D5 उपकोष अधिक स्थायी होंगे। ओके, तो इस प्रकार हम विनिमय ऊर्जा के आधार पर अर्धपूरित और पूर्णपूरित कक्षकों के स्थायित्व की गणना कर सकते हैं। अब देखते हैं तत्वों के परमाणुओं के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। हम लोग पिछले व्याख्यान में और इस व्याख्यान में भी लगातार विन्यासों पर चर्चा कर रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिखे जाते हैं, और सीख भी गए हैं, क्योंकि हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिखते हैं। अभी हमने लिखा, अगर मान लो 6 कार्बन का है तो आप लोग लिखते हैं 1s2 2s2 और 2p2। ये हम लोग पिछले व्याख्यान में भी इसकी हम चर्चा कर चुके थे कि ये कैसे लिखते हैं और क्यों लिखते हैं। आज फिर से टॉपिक वाइज अध्ययन कर रहे हैं, तो इसका क्रमबद्ध में देख लेते हैं कि ये क्यों ऐसे लिखा जाता है। यहाँ NLX एक संकेत है, एक रिप्रेजेंटेशन का तरीका है, निरूपण करने का तरीका है NLX। यहाँ N का आशय है मुख्य क्वांटम संख्या जो कोष को प्रदर्शित करती है, L का आशय है दिगंशी क्वांटम संख्या जो उपकोष को प्रदर्शित करती है, और X का मतलब है इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो उस कोष के संबंधित उपकोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन है। अगर हम कहें इसमें से हम उठा लें 2p2, कार्बन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में से हम उठा लेते हैं 2p2, तो हमने लिखा 2p2। इसका मतलब हुआ यहां इस 2 का आशय हुआ कि दूसरा कोष है,
क्योंकि n इक्वल टू आप 2 लिख रहे हैं, हम बता चुके नीचे वाली संख्या n को प्रकट करती है। और p से मतलब है यहां p उपकोष है। कौन सा उपकोष है? तो उपकोष कौन सा है? p। और इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं ऊपर जो x को प्रकट करते हैं? 2। इसका मतलब हम इससे समझ लेते हैं कि दूसरे कोष के p उपकोष में 2 इलेक्ट्रॉन हैं। तो हम इनका हुन के नियम के अनुसार कक्षकों में वितरण और इन्हीं के आधार पर क्वांटम संख्या निर्धारित कर सकते हैं। तो अभी हमने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का कंप्लीट विस्तृत अध्ययन किया। अब हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर क्वांटम संख्याएं कैसे निर्धारित की जाती हैं इसका अध्ययन भी अभी करेंगे अगले टॉपिक में, क्योंकि अभी हम जानना चाहेंगे कि आखिर धनायनों और ऋणायनों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे बनाए जाते हैं। तो अगला टॉपिक हमारा है इसी में परमाणुओं के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बाद कि धनायनों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिखें। तो देखते हैं धनायनों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। धनायनों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास परमाणुओं के ही इलेक्ट्रॉनिक विन्यासों से प्राप्त किए जाते हैं। जिस परमाणु का धनायन है उस परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बना लेते हैं उसके परमाणु क्रमांक के आधार पर, फिर धनायन पर उपस्थित आवेश की संख्या को के बराबर उस मूल परमाणु में से इलेक्ट्रॉनों को निष्कासित करते हैं। इलेक्ट्रॉन इस प्रकार निष्कासित किए जाते हैं कि सबसे पहले मूल परमाणु के अंतिम कोष से अर्थात उच्चतम ऊर्जा वाले कोष से इलेक्ट्रॉन निष्कासित होते हैं या उच्चतम ऊर्जा वाले उपकोष से इलेक्ट्रॉन निष्कासित होते हैं। उसके बाद आवश्यकता अनुसार अंतिम से पूर्व वाले कक्षा के अधिकतम ऊर्जा वाले उपकोष से इलेक्ट्रॉन निष्कासित होते हैं। तो पहले हम जान लें धनायन बनते कैसे हैं। मान लो कोई तत्व है m या परमाणु है m, उस m से यदि एक इलेक्ट्रॉन निकलता है तो उसके ऊपर एक धनावेश आ जाता है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन के निष्कासित हो जाने से संबंधित परमाणु में एक प्रोटॉन की संख्या बढ़ जाती है और उस प्रोटॉन का धनावेश उस परमाणु के ऊपर धन के निशान के रूप में धनावेश को प्रदर्शित करते हैं, धनावेश को लगा करके प्रदर्शित करते हैं। अगर 2 इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तो m डबल प्लस यानी 2 धनावेश वाला धनायन और 3 इलेक्ट्रॉन निष्कासित होते हैं तो 3 धनावेश वाला धनायन प्राप्त होता है m ट्रिपल प्लस का। अब अगर हमें धनायन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाने हैं तो हम एक बार एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो 25 Mn4+ अगर है और उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाते हैं, इसका मतलब हुआ मैग्नीज में से 4 इलेक्ट्रॉन निष्कासित हुए होंगे। जैसे यहाँ 3 हुए थे तो 4 हुए तो 4 वाला धनायन बनता है, 4 धनावेश उसके ऊपर है। यहाँ 25 मूल परमाणु का परमाणु क्रमांक है। परमाणु क्रमांक तो परिवर्तित होता नहीं, आयन का परमाणु क्रमांक भी 25 रहेगा। इलेक्ट्रॉनों की संख्या 25 में से 4 कम करो 21 रहेगी। लेकिन गलती से भी हम 21 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं बनाएंगे, हम 25 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पहले बनाएंगे और उसके बाद उसमें से आप आवश्यकता अनुसार बड़ी कक्षा फिर छोटी कक्षा से इलेक्ट्रॉनों को निष्कासित करेंगे। तो हम पहले लिखेंगे 25 Mn इक्वल टू 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2। यहां तक हमारा 20 हो जाता है। 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 5 बचे और तीसरी कक्षा के D में जाते हैं तो 3d5। ये हमारा 25 मैग्नीज का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। हमको चाहिए है Mn4+ का। तो कैसे ज्ञात करेंगे? देखिए अंतिम कोष हमारा है ये वाला, भले ही भरा लास्ट में 3d गया लेकिन सबसे बड़ी कक्षा अंतिम कोष से पहले इलेक्ट्रॉन निष्कासित होते हैं। तो 4 निकालने हैं मुझे, 2 तो ये निकल गई। अब बचे हुए 2 कहां जाएंगे? चौथे के बाद, चौथे से पहले आती है तीसरी कक्षा। तो तीसरी कक्षा में हमारे पास 3 उपकोष है s p d, जिसकी ऊर्जा ज्यादा है उससे निकलेंगे। तो D की ऊर्जा S और P से अधिक होती है, अतः D इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेंगे आवश्यकता के अनुसार। तो 2 इलेक्ट्रॉन इसके बाहर निकलेंगे और 2 इलेक्ट्रॉन इसके बाहर निकलेंगे, तो 4 इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे। तो हो जाएगा Mn4+। तो विन्यास क्या लिखेंगे? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। ये तो समाप्त हो जाएगी कक्षा क्योंकि 4s 0 हो जाएगा और ये हो गया 3d3। तो Mn4+ का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास रेड कलर से नीचे लिखा हुआ है वो हमें प्राप्त होता है Mn4+ का। इसके आधार पर हम धनायन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर हम क्वांटम संख्याएं और इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्याएं ज्ञात कर सकते हैं। यह आपके आंकिक प्रश्नों में परीक्षा में पूछे जाते हैं। चलिए मान लेते हैं कि Mn4+ में एक उदाहरण ले लेते हैं, इसी को आगे फॉरवर्ड कर लेते हैं कि Mn4+ में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करें। तो मैंने लिख दिया यहाँ अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बराबर, ज्यादा काम नहीं बचा था, बस थोड़ा सा और आगे बढ़ना है कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बराबर। तो यहां तक तो पूरे उपकोष भरे हुए हैं, अतः यहां कोई अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है। सर पीछे ये हमारा इनकम्प्लीट है तो इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन सदैव
जो अधूरे उपकोष होते हैं उन्हीं में पाए जाते हैं। तो 3d3 के लिए, तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन किसके लिए? 3d3 के लिए। तो 3d उपकोष में 5 कक्षक बनाकर आप कक्षकों में इलेक्ट्रॉन का भराव करें तो आप देखेंगे अयुग्मित होते हुए पहले बनेंगे तो 1 2 3 ये दोनों खाली हो गए, ये हो गया हमारा 3d3। तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बराबर कितने हैं? 3। कितने आंसर आया? 3। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन का आंसर कितना आया? 3। कैसे? हमने हंड के नियम के अनुसार भर दिया। तो हम धनायनों में भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन ज्ञात कर सकते हैं जब हम धनायनों का विन्यास बना लेंगे। इसी प्रकार हम ऋणायनों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी बनाते हैं। ऋणायनों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का अर्थ है जब किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन प्रवेश करता है तो उस परमाणु पर ऋणावेश आ जाता है, अर्थात ऋणायन बनते हैं। कैसे? यदि हम x कोई तत्व मान लें, उसे एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कराएं तो उस पर x माइनस आवेश आ जाता है। यदि हम क्रम से 2 और 3 इलेक्ट्रॉन प्रवेश कराएंगे तो क्रम से x डबल माइनस और x ट्रिपल माइनस प्रकार के ऋणायन बनते हैं। ये क्या है? हमारे ऋणायन, नेगेटिव आयन। इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाने के लिए अंतिम कोष में इलेक्ट्रॉन प्रवेश कराए जाते हैं आवश्यकता के अनुसार। जैसे O डबल माइनस, ऑक्सीजन पर डबल माइनस, इसका हमें अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाना है का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो हम कैसे बनाएंगे? तो इसके लिए हम क्या करेंगे? पहले से O का बनाएंगे तो 8 होता है ऑक्सीजन का, तो 8O बराबर ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 होता है, तो 8 से बनाएंगे तो 1s2 2s2 और 2p4। कितना आया? 1s2 2s2 2p4। अब हम देख रहे हैं सबसे लास्ट कक्षा हमारी दूसरी कक्षा है, दूसरा यहां भी है, दूसरी यहां भी है, 2s2 2p4। तो हमारा जो अधूरा है उपकोष उसमें इलेक्ट्रॉन प्रवेश कराएंगे और जिसकी जो अंतिम है लास्ट में है उसमें कराएंगे, जो उसकी ऊर्जा ज्यादा है उसमें कराएंगे। ये अधूरा है उसी में जाएंगे, यहाँ जगह नहीं वहां हम डाल ही नहीं सकते। तो 2p4 में 2 इलेक्ट्रॉन प्रवेश कराने हैं क्योंकि यहाँ पर 2 ऋणावेश हैं। तो O डबल माइनस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनेगा 1s2 2s2 2p6। अब ये अक्रिय गैस जैसा स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाता है, यहाँ सभी कोष पूरे हो जाते हैं। अतः ऋणायनों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमने बना लिए, तो यहाँ भी हम अयुग्मित इलेक्ट्रॉन ज्ञात कर सकते हैं। आप बताइए यहाँ अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? सभी कोष पूरे हैं, आप जान रहे हैं। इसका मतलब सही आंसर कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 0 होंगे इसमें, क्योंकि सभी कोष पूर्ण हैं। तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बराबर 0। अब हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर सीखेंगे क्वांटम संख्याएं ज्ञात करना। इसी प्रकार सीखेंगे, इसी विन्यास के आधार पर सीखेंगे। अगला टॉपिक देखते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर क्वांटम संख्या ज्ञात करना। तो आइए देखते हैं परमाणुओं के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर अथवा धनायनों और ऋणायनों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर क्वांटम संख्याएं ज्ञात करना। तो क्वांटम संख्या के संदर्भ में हमने NLX से जान लिया था कि N का मतलब है मुख्य क्वांटम संख्या जो कोष को प्रदर्शित करती है, और L का मतलब है दिगंशी क्वांटम संख्या जो उपकोष को प्रदर्शित करती है, और X है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, उस इलेक्ट्रॉन की संख्या जो उस उपकोष में उपस्थित है। अब देखते हैं कि इनके आधार पर हम कैसे क्वांटम संख्याएं ज्ञात कर सकते हैं। तो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, उसके एग्जाम्पल के आधार पर ही हम सीखेंगे कि क्वांटम संख्याएं कैसे ज्ञात की जाती हैं। हम ले लेते हैं 4f7। तो 4f7 के लिए चारों क्वांटम संख्याओं के मान अगर पूछे जाएं तो कैसे ज्ञात करेंगे? मतलब प्रश्न है 4f7 के लिए सभी क्वांटम संख्याओं के मान ज्ञात करें तो कैसे ज्ञात करेंगे? देखिए यहां 4 का मतलब n, तो n इक्वल टू सीधा हो गया 4, मुख्य क्वांटम संख्या का मान आ गया 4। अब L बराबर है दिगंशी क्वांटम संख्या। हम जानते हैं S P D F के लिए क्रम से L के मान क्या होते हैं? 0 1 2 3। तो F है तो कौन सा होगा? 3। तो L का मान हो गया 3। अब बात आती है M बराबर। M के लिए हमें कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों का भराव करना होगा, क्योंकि M के कई मान संभव हैं। कितने मान संभव हैं? -3 से +3 तक इंक्रीजिंग ऑर्डर में 0 सहित। तो M बराबर संभव है -3 +3 तक 0 सहित। देखिए कक्षकों को हम बना लेंगे F के साथ। 2 हो गए, 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 और 1 7। तो इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 7। तो एक इलेक्ट्रॉन 2 3 4 7 5 6 7। 4f7 के लिए जब पूछा जा रहा है इसका मतलब हुआ कि 7वें इलेक्ट्रॉन के लिए पूछा जा रहा है। कौन से इलेक्ट्रॉन के लिए पूछा जा रहा है? 7वें के लिए।
तो ये 7वां इलेक्ट्रॉन है, इसको हमने आपको पहचानना सिखाया था। तो m के कई मान संभव हैं, तो इनके ऊपर हम उन मानों को लिख लेंगे। ये मान -3 से शुरू होंगे, -3, -2, -1, इस वाले कक्षक के लिए 0, इसके लिए +1, और यहां पर हम लिखेंगे 0, और यहां +1 हमने जरा दूर लिख दिया है, इसको उसी के ऊपर लिखेंगे कक्षक के ऊपर, तो +1, और ये +2, और इसके ऊपर लिखेंगे +3। तो हमारा 4f7 के लिए m का मान कितना आया? +3 आया, क्योंकि 7वां इलेक्ट्रॉन है। पहले के लिए -3, -2, -1, 0, +1, +2 और +3। अब s बराबर देखेंगे चक्कर क्वांटम संख्या, अब डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन है, क्लॉकवाइज है, दक्षिणावर्त है, +12, सॉरी कितना होगा? +12। तो इस प्रकार हमने 4f7 के लिए क्वांटम संख्याओं का निर्धारण किया। अगर क्वेश्चन दूसरी तरह से आता है, कैसे? क्वेश्चन आ जाए कि सोडियम के, जिसका संकेत है Na और Z बराबर होता है 11, के अंतिम इलेक्ट्रॉन के लिए, अंतिम इलेक्ट्रॉन के लिए सभी क्वांटम संख्याओं के मान ज्ञात करें। के लिए सभी क्वांटम संख्याएं पूछी जाए, तो आप कैसे ज्ञात करेंगे? तो आप Na का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाएंगे, लिखेंगे 11 Na बराबर 1s2, 2s2, 2p6 और 3s1। अंतिम इलेक्ट्रॉन कहाँ है? इसका मतलब वो तीसरी कक्षा के s कोष में उपस्थित होगा। यदि 3s2 होता तो दूसरा इलेक्ट्रॉन होता, 3s1 है तो s का पहला इलेक्ट्रॉन होगा। तो यहां पर हम देखेंगे 3s1 के लिए, तो हम लिखेंगे फॉर 3s1। तो n बराबर 3 आप जानते हैं, l बराबर यही हमारा फॉर्मूला कितना होगा? आप टेबल देख के एकदम आपका ध्यान गया होगा कि 0 आप जानते भी हैं। m बराबर एक ही उपकोष है, कक्षक बनाने की भी आवश्यकता नहीं है, सीधे 0। आप कक्षक बनाते भी हैं, बना लीजिए। इसमें एक इलेक्ट्रॉन ये रहा, तो इसका m का मान इस कक्षक के लिए 0 हो गया। s बराबर +12। तो इस प्रकार आप क्वांटम संख्या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर ज्ञात कर सकते हैं। तो इस प्रकार परमाणु संरचना अध्याय के व्याख्यान 8 में हमने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर क्वांटम संख्याएं ज्ञात करना सीखा। साथ ही हमने परमाणुओं के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के अंतर्गत धनायनों और ऋणायनों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और अर्धपूरित एवं पूर्ण पूरित कक्षकों के स्थायित्व के कार्यों को जाना। इससे पिछले व्याख्यानों में हमने परमाणु संरचना के संदर्भ में विस्तृत चर्चा की और परमाणु संरचना को समझा। आशा है आपको परमाणु संरचना के सभी व्याख्यान अच्छे से समझ में आए होंगे। आप लोग दीक्षा ऐप डाउनलोड कर चुके हैं, उसकी सहायता से और अधिक इसका अध्ययन करें। वीडियोस को माध्यमिक शिक्षा विभाग के YouTube चैनल पर जाकर बार बार देखें, जिससे आप परमाणु संरचना अध्याय को अच्छी तरह समझ सकें, अच्छी तरह सीख सकें। यह अध्याय रसायन विज्ञान की आधारशिला को तय करता है। बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय है, जिससे प्रतियोगी परीक्षाओं में एवं उत्तर प्रदेश बोर्ड की परीक्षाओं में, आपके विद्यालय की गृह परीक्षाओं में, विभिन्न परीक्षाओं में आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं। आप, मुझे पूरा विश्वास है कि इसके उत्तर अच्छी तरह से दे सकेंगे। आप सबको इन आज के इस व्याख्यान के आधार पर कुछ गृह कार्य अभ्यास प्रश्न के रूप में दे रहा हूं, उन्हें अपनी उत्तर पुस्तिका पर करेंगे। पिछले गृह कार्यों को भी आपने किया होगा, आप सब इस गृह कार्य को करें। पहला प्रश्न इसमें है कि कॉपर 2+, Cu2+, Z बराबर 29 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। यह अपवाद है और धनायनों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे बनाए जाते हैं आपको सिखाया गया है, तो आप इस प्रश्न को करें। दूसरा सवाल 4p4, जैसे 4f7 के लिए हमने क्वांटम संख्या निकाली थी, वैसे 4p4 से n व l के मान ज्ञात करें। मुख्य क्वांटम संख्या और दिगंशी क्वांटम संख्या के मान ज्ञात करें। Fe Z बराबर 26 में D कक्षक में उपस्थित छठे इलेक्ट्रॉन को आपको चयन करना होगा। छठवां इलेक्ट्रॉन कौन सा है? इलेक्ट्रॉन के लिए सभी क्वांटम संख्याओं के मान ज्ञात करें। आप इस गृह कार्य को कीजिए और अपने नोट्स बनाइए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए। आप सबके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। नमस्कार, धन्यवाद।